नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 10 रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। हम देख रहे थे इकाई क्रमांक 2 स्व प्रबंधन कौशल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। बच्चों, इसके अंदर हम देख चुके हैं स्व प्रबंधन कौशल किसे कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा स्व प्रबंधन कौशल का परिचय, स्व प्रबंधन की मूल बातें एवं स्व जागरूकता, जिम्मेदारी, समय प्रबंधन, अनुकूलता। इसके बाद हम लोगों ने देखा सत्र क्रमांक 1 तनाव का प्रबंधन, जिसमें हम लोगों ने देखा तनाव क्या है, तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाता है, तनाव प्रबंधन से किस प्रकार हमारी मदद हो सकती है। इसके बाद हम लोगों ने सत्र क्रमांक 1 में ही देखा तनाव को प्रबंधित करने के लिए 3 कदम कौन कौन से हैं, प्रबंधन की तकनीकें कौन कौन सी हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा समय प्रबंधन क्या है, शारीरिक व्यायाम और ताज़ी हवा किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, स्वस्थ आहार किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। इसके बाद हम लोगों ने देखा सकारात्मकता क्या है, शैक्षिक जीवन को व्यवस्थित रखना क्यों जरूरी है, नींद किस प्रकार से उपयोगी है, परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां क्यों आवश्यक हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की योग्यता क्या है। इसके बाद हम लोगों ने देखा भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा भावनात्मक जागरूकता किसे कहते हैं, भावनाओं का दोहन किसे कहते हैं, भावनाओं को प्रबंधित करना किस प्रकार आवश्यक है, एवं कुछ विषय संबंधी प्रश्न के बारे में भी हम लोगों ने जाना। इसके बाद आज क्या सीखेंगे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं सत्र क्रमांक 2 स्व जागरूकता, ताकत और कमजोरी का विश्लेषण, सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं स्वयं को जानना, नोइंग योरसेल्फ, ताकत और कमजोरी का विश्लेषण, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, अपनी ताकतों या क्षमताओं का पता लगाना, अपनी कमजोरियों का पता लगाना, रुचियों और क्षमताओं के बीच अंतर किस प्रकार है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। बच्चों, जिस प्रकार से आपके सामने एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है, यह बताया गया है किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने आप को समझने की कोशिश करता है। स्व जागरूकता, ताकत और कमजोरी का विश्लेषण। बच्चों, स्व जागरूकता मतलब खुद के बारे में जानना। हमें यह पता होना चाहिए हम क्या हैं, हमारा काम क्या है और हमें किस प्रकार से अपने काम को पूरा करना है। यहाँ हमें अपने बारे में अधिक से अधिक जानकारी पता होनी चाहिए। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और अपनी कमजोरियों को भी पहचानना चाहिए। चलिए बात करते हैं स्व जागरूकता, ताकत और कमजोरी किसे कहते हैं। स्व जागरूक होने का अर्थ है कि आप अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं। इसलिए स्व जागरूकता आपकी कमजोरी और ताकत को असाधारण प्रतिभा में बदलने में आपकी मदद करता है। बच्चों, जब हम स्व जागरूक होते हैं तो हमारी कमजोरी हमारी ताकत बन जाती है, और जब हमारे पास ताकत होती है तो फिर हमारी प्रतिभा दोगुनी और चौगुनी हो जाती है,
जिससे हम एक असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति बन जाते हैं। अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करने से आपको जीवन में सफलता पाने में मदद मिलती है। हालांकि ताकत और कमजोरी का विश्लेषण पहले खुद को जानने के साथ शुरू होता है। बच्चों, सबसे पहले हमें खुद के बारे में जानना है, हमें खुद के बारे में समझना है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं एवं हमारी ताकत क्या है। बच्चों, इसके बाद दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि स्वयं को जानना या नोइंग योरसेल्फ किसे कहते हैं, यह समझना कि आप कौन हैं, आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या नापसंद करते हैं, आपकी मान्यताएं क्या हैं, आपकी राय क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आप क्या अच्छी तरह से करते हैं, क्या अच्छी तरह से नहीं करते हैं, वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल तब ही आप वास्तव में अपनी ताकत और कमजोरियों को माप सकते हैं। बच्चों, यह कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, यह कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनके द्वारा हम अपनी पसंद और नापसंद पता कर सकते हैं, और जब हमें अपनी पसंद और नापसंद पता होंगी तो वही हमारी स्वयं के बारे में जानकारी होगी, और तभी हमें पता चलेगा कि क्या हमारी ताकत है एवं क्या हमारी कमजोरियां हैं। बच्चों, सबसे पहले आज आप लोगों का काम है कि आपको इसके बारे में लिखना है कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरियां क्या हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से हम अपने आप को जान सकते हैं। सबसे पहले, मैं कौन हूं। आपको पता करना है आप कौन हैं, या आपको अपने बारे में जानना है। किन किन बिंदुओं के माध्यम से आपको अपने बारे में जानना है। सबसे पहला बिंदु आता है धारणा, दूसरा बिंदु आता है पृष्ठभूमि, तीसरा बिंदु आता है राय, चौथा बिंदु आता है पसंद एवं नापसंद, और पांचवा बिंदु आता है मूल्य। इन बिंदुओं को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है धारणा या फिर बिलीफ, पावर ऑफ बिलीफ। जान लेते हैं, विश्वास में आपके आंतरिक भावना और आपके बाहरी दुनिया को बदलने की शक्ति है। बच्चों, यदि हमें खुद के ऊपर विश्वास है, खुद के ऊपर यदि हम बिलीफ रखते हैं, तो इससे हम बाहरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। हम अपने आंतरिक भावनाओं को पहचान कर और आंतरिक भावना की सहायता से बाहरी दुनिया को बदलने में हमें मदद मिलती है। दूसरा बिंदु आता है पृष्ठभूमि या फिर बैकग्राउंड। बच्चों, इसके अंदर किसी व्यक्ति का पिछला अनुभव या शिक्षण, किस प्रकार से व्यक्ति का बैकग्राउंड रहा है, वह अपने बीते हुए कल में क्या कर रहा था, कैसा उसका अनुभव है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है राय या फिर सजेशन। एक व्यक्ति के दिमाग में एक विचार डालना, जो करना चाहते हैं उसके बारे में सलाह देना। बच्चों, यह बिंदु आप लोग अच्छे से समझते होंगे, राय क्या किसे कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को किसी बात पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, वही उसी को हम राय कहते हैं, वही चीज राय या फिर सजेशन कहलाती है। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से उस व्यक्ति को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे होते हैं। अब वह सॉल्यूशन या राय मानना और ना मानना दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद चौथा बिंदु आता है पसंद या फिर नापसंद। हम सभी पसंद और नापसंद के साथ ही पैदा होते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। यह अक्सर सुनने को मिल जाता है कि मेरे बेटे को हरी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है, या मेरी बेटी को तो दूध ही पसंद नहीं है, या मेरे बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म का रंग पसंद नहीं है। ऐसी नापसंद ही अक्सर हमारे जीवन में तनाव का सबसे बड़ा कारण बन जाती है, क्योंकि बच्चों,
हम अक्सर कहते हैं मुझे यह पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, जिससे कि हम उस व्यक्ति या उस सिचुएशन से तनाव में आ जाते हैं और यह तनाव हमारे लिए ही आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व को बदलने और ना बदलने का कारण भी बन सकता है। बच्चों, कहा जाता है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं वह आपको सबसे अधिक याद रहता है। नकारात्मकता की यह भावना हमारे दिल और दिमाग में गहरे बैठती है और अक्सर इनको काबू में कर लेती है। कुछ लोग तो इसमें इस कदर उलझ जाते हैं कि उनकी रातों की नींद और दिन का चैन भी गायब हो जाता है। तो क्या नज़रिया बदलकर तनाव के इस कारक से मुक्ति पाई जा सकती है? बच्चों, जिस प्रकार से अभी हमने पीछे पढ़ा, हम कई सारी चीज़ों की वजह से कई सारी चीज़ों को नापसंद करके तनाव में आ जाते हैं और जब हम तनाव में आ जाते हैं तो हमें कई शारीरिक समस्याएं, कई शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, हमारे रातों की नींद भी गायब हो जाती है। तो क्यों ना हम सब उसे जिस चीज़ को नापसंद कर रहे थे उसके बारे में अपना नज़रिया बदलें, उसके बारे में सोचें और ध्यान दें कि क्या हम सही कर रहे हैं या फिर हम गलत कर रहे हैं, जिससे कि आप उस तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। अगर हम बीते कुछ वर्षों में झांक कर देखें तो यह महसूस होगा कि हम दूसरों से सबसे अधिक दुखी तभी रहे हैं जब हम अपने आप से असंतुष्ट रहे हैं। यानी हमारे भीतर का असंतोष बाहर हर किसी से तनाव में हमें उलझा देता है। खुद के प्रति स्पष्ट नज़रिया या दृष्टिकोण के अभाव में असंतोष, परेशानी और दुख का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। बच्चों, बताया गया है कि यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति से असंतुष्ट रहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से दुखी रहते हैं, तो इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि हम खुद ही संतुष्ट या हम खुद ही खुश नहीं हैं। जब हम खुद ही खुश नहीं होते हैं तो हम हर किसी व्यक्ति से दुखी या फिर हर किसी व्यक्ति से असंतुष्ट रहना शुरू कर देते हैं। और यहाँ यदि हम किसी अन्य व्यक्ति से दुखी या फिर असंतोष होते हैं तो इससे हमारे तनाव में वृद्धि होती है और हम अपने परेशानियों को खुद ही बढ़ा लेते हैं और यह हमारे जीवन में लगातार चलता रहता है। इसे रोकने के लिए हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि मैं खुद को मन के आईने में कैसे देखता हूँ, खुद के बारे में मेरा दृष्टिकोण क्या है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आमतौर पर लोगों को वे कौन हैं और वे कैसे हैं इस बात पर बड़ी परेशानी या नाखुशी रहती है। बच्चों, इससे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है, क्योंकि इस चीज़ को मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि अक्सर लोग इसी बात में उलझे रहते हैं कि वह कौन है, वह क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे हैं, अच्छे दिखते हैं या बुरे दिखते हैं, और इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं और परेशानी उनकी बढ़ती रहती है। यानी अधिकांश लोग ना अपने आप से ही खुश रहते हैं और ना ही दूसरों से। और जब इस प्रकार से चलता रहता है तो व्यक्ति तनाव और परेशानियों में उलझा रहता है। इसके बाद बात करते हैं सार के बारे में। जाहिर है जो खुद के बारे में सकारात्मक नहीं है वह भला दूसरों के बारे में कैसे सकारात्मक हो सकता है। किसी भी समस्या का समाधान दूसरों में नहीं होता है, खुद को सकारात्मक
बनाने में ही होता है। यदि हम खुद सकारात्मक रहते हैं तो हम हर किसी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और खुद ही तनाव से मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अंतिम बिंदु की, मूल्य। मूल्य शब्द से तात्पर्य किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। मूल्य जिसका मतलब होता है व्यक्ति सत्यवादी है, व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, व्यक्ति हमेशा अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, या व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से अपने आप को देखता है, यह मूल्य कहलाते हैं। और इन्हीं मूल्यों के द्वारा कोई अन्य व्यक्ति अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। बच्चों, हमारे नैतिक मूल्यों का हमारे जीवन, हमारे आचरण, हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे नैतिक मूल्य ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए हमें अपने मूल्य हमेशा सोच समझकर ही डिसाइड करना चाहिए। इसके बाद देखते हैं ताकत और कमजोरी का विश्लेषण, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। हर किसी के अंदर ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। बच्चों, हर किसी के अंदर ताकत और कमजोरी होती है, चाहे वह इंसान हो या फिर जानवर हो। एक सुंदर से उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। जिस प्रकार से एक मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती है, उसी प्रकार से एक शेर पानी का राजा नहीं बन सकता है। और हमें इन दोनों को अहमियत देनी चाहिए, चाहे वह मछली हो या फिर चाहे वह शेर हो, क्योंकि मछली पानी में मजबूत है और शेर जंगल में ताकत रखता है। बात करते हैं ताकत और कमजोरी के विश्लेषण के बारे में। यह समझना कि आप किसका मतलब अपनी सामान्य विशेषताओं से बाहर देख रहे हैं, जैसे कि आपका नाम, योग्यता और पारस्परिक संबंध। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, स्वजागरूक होने का अर्थ वास्तव में आपकी आंतरिक शक्तियों, छिपी प्रतिभाओं, कौशल और यहाँ तक कि कमजोरियों को जानना है। आइए हम देखें कि हम ताकत और कमजोरियों को कैसे परिभाषित करते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है स्वजागरूक का मतलब क्या होता है। आपकी आंतरिक शक्तियां, आपके अंदर जो शक्तियां हैं उनको पहचानना, आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको पहचानना, आपके अंदर जो कौशल है, आप जिस चीज़ में निपुण हैं उसको पहचानना, और आपकी कमजोरियों को भी पहचानना। यदि हम इन चीज़ों को जानते हैं तो हम स्वजागरूक हैं। और आगे देखते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। सबसे पहले आता है ताकत को पहचानना। यदि हम उत्साह से भरे हुए हैं, यह हमारी ताकत है। यदि हमें विश्वसनीयता है, यह भी हमारी ताकत है। रचनात्मक भी हमारी ताकत के अंतर्गत आती है। अनुशासन हमारी ताकत है। यदि हमें पेशेंस है, धीरज है, तो यह हमारी ताकत है। और दृढ़ निश्चय भी हमारी ताकत है।
यदि हम किसी चीज़ के बारे में दृढ़ निश्चय हैं तो यह हमारी ताकत के अंतर्गत आता है। निष्ठा भी हमारी ताकत के अंतर्गत आता है और भी इस प्रकार के कई सारे उदाहरण हैं जो हमारी ताकत के अंतर्गत आते हैं। रचनात्मक लेखन में अच्छा हूँ, जो कि किसी व्यक्ति की ताकत हो सकती है। मुझे दर्शकों के सामने बोलने का पूरा भरोसा है। बच्चों, यदि हम दर्शकों के सामने बोलते हैं तो यह हमारी ताकत है, ना कि हमारी कमजोरी। मैं गिटार बहुत अच्छी तरह से बजाता हूँ। बच्चों, यदि आप में से कोई भी कुछ काम बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे कई सारे बच्चे स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं, वह उनकी ताकत है, ना कि उनकी कमजोरी। बच्चों, आप लोगों के पास भी बहुत सारी ताकत हो सकती हैं, बहुत सारी कमजोरियां भी हो सकती हैं, लेकिन हमें प्रयास यह करना है कि जो हमारी कमजोरी है उसको हम अपनी ताकत में बदल लें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में एक सफलता की सीढ़ी चढ़ जाएंगे। बात करते हैं कमजोरियों की। किस प्रकार से हमारी कमजोरी हमारे सामने आती है? शर्मीला होना, सार्वजनिक जगह पर बोलने में माहिर ना होना। यदि हम कई सारे लोगों के सामने नहीं बोल पाते हैं तो यह हमारी कमजोरी है। आत्मविश्वास की कमी। बच्चों, यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास लाना है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करनी है। यदि हम आत्मविश्वास नहीं रखते हैं तो यह हमारी कमजोरी का एक उदाहरण हमारे सामने आता है। बच्चों, यदि हम अपनी कक्षा में अपने शिक्षक से प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं तो यह भी हमारी कमजोरी के अंतर्गत आता है। अतः हमें अपने शिक्षक से कभी भी प्रश्न पूछने में नहीं झिझकना है, क्योंकि यदि हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम हमारे अंदर जो जिज्ञासा है हम उसको शांत नहीं कर सकते और हमें उसका उत्तर नहीं मिल सकता। अतः आपको आपके कक्षा में या आपके जीवन में जब भी आप कभी कोई प्रश्न उठते हैं तो संबंधित व्यक्ति से आप उसके बारे में जानकारी जरूर लें। अनुभव की कमी। यदि हमारे अंदर अनुभव की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, तो यह भी हमारी कमजोरी के अंतर्गत आता है। और बातों को टाल मटोल करना। यदि हम बातों को आजकल में टालते हैं तो यह हमारी कमजोरी के अंतर्गत आता है। कुछ और कमजोरियों के उदाहरण के बारे में। मुझे गणित की समस्याओं को हल करना मुश्किल है। बच्चों, किसी भी चीज को मुश्किल हो सकती है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकती। तो आप समस्याओं को हल करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, समस्याएं ही समाधान बन जाएंगी। मैं तेजी से अंग्रेजी बोलना चाहूँगा। मुझे किसी भी खेल या खेलने में हारना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप खेल खेलते हैं तो उसके दो ही परिणाम हो सकते हैं, या तो हार या फिर जीत। और निश्चित रूप से दो व्यक्ति अगर खेलते हैं तो उसमें से कोई एक हारेगा और कोई एक जीतेगा। तो यह हमारी कमजोरी है कि आपको हारना पसंद नहीं है। बच्चों, इसके बाद बात करते हैं अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने की कुछ तकनीकों के बारे में। सबसे पहली तकनीक आती है अपनी ताकतों का पता लगाना। किसी भी चीज़ के बारे में सोचें जो आप हमेशा सफल होते हैं। बच्चों, सबसे पहली तकनीक आती है, सबसे पहले तो हमें यह सोचना है कि हम किस चीज़ में सफल होते हैं। दूसरा, इस बारे में सोचें कि दूसरों को आप में क्या पसंद है। बच्चों, यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि
आपको यह पता होना चाहिए दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या पसंद करता है और क्या नापसंद करता है। समय निकालकर सोचें कि आप क्या अच्छा करते हैं और क्या अच्छा नहीं करते हैं। यदि आप इन चीज़ों को जानते हैं तो यह आपकी ताकत या फिर क्षमताएं इससे आपको पता चल जाएंगी। ताकत उन चीज़ों को दर्शाती है जो आपके लिए आसान है। अगला बिंदु आता है अपनी कमजोरियों को पहचान करना। उन क्षेत्रों को इंगित करें जहां आप संघर्ष करते हैं और जो करना आपको मुश्किल लगता है। दूसरों की प्रतिक्रिया पर नजर डालें जो आमतौर पर आप देते हैं। कमजोरी वे चीजें हैं जो आपके लिए आसान नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में खराब महसूस किए बिना प्रतिक्रियाएं खुलेपन में मानें और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। इसे सुधार के क्षेत्र के रूप में देखें। बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि हम कहीं पर खराब महसूस किए बिना अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं तो यह हमारी कमजोरी है और इसके बारे में हमें स्वीकार करना चाहिए। और यदि हम स्वीकार करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसमें सुधार करने की भी कोशिश करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार से हम अपनी ताकत और कमजोरियों का पता लगा सकते हैं। जैसे, मैं दूसरों से अलग कैसे हूं? मैं दूसरों से बेहतर क्या कर सकता हूं? अन्य लोग मुझ में क्या प्रशंसा करते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कहाँ चिंता और संघर्ष करना है? अन्य लोग कहाँ, कैसे और क्यों मुझसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं? मुझे अक्सर दूसरों से सुधार के लिए क्या सलाह मिलती है? इसके बाद बात करते हैं रुचि और क्षमताओं के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर आता है चीज़ें जो आप अपने खाली समय में करना पसंद करते हैं, जो आपको खुश करती हैं, इन्हें हम रुचि कहते हैं। एक अधिग्रहित या फिर प्राकृतिक क्षमता ही हमारी क्षमता कहलाती है। दूसरा बिंदु है जिन चीज़ों के बारे में आप उत्सुक हैं या यदि कोई आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहता है तो इसे रुचि के अंतर्गत लाया जाएगा। आपको काफ़ी दक्षता के साथ किसी विशेष कार्य या कार्य को करने के लिए सक्षम करना है, यह क्षमता के अंतर्गत आएगा। वे चीज़ें जो आप सीखना चाहते हैं या भविष्य में करना चाहेंगे, यह हमारी रुचि के अंतर्गत आएगी। बच्चों, आज हमने देखा स्वयं को जानना, अपनी ताकत और कमजोरी का विश्लेषण करना, अपनी ताकतों का पता लगाना, अपनी कमजोरियों का पता लगाना, रुचि और क्षमताओं के बीच में अंतर को पहचानना। इसके बाद आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए सत्र में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वप्रेरणा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।